बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने थर्ड लेक्चर का कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर का थर्ड का जो है वो आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कौन सी थी और उसके अंदर जो है वो उनके फॉर्मेट्स क्या थे, ये लास्ट टाइम हमने अपने जो लेक्चर्स थे उनके अंदर जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, और उनके अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। वो आगे जाके हम इंशाल्लाह आज तो उनका थोड़ा सा हम ब्रीफली उनको उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है उनको डिटेल पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल जो हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर हमने एक हमारी जो स्टेटमेंट थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है इसकी हमने शुरुआत की थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट बेसिकली जो होती है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है कि ये जो भी आप अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, एक आइटम जो आप मार्केट के अंदर सेलिंग पर्पस के लिए आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी कॉस्ट की हम एवेल्यूएशन इस चीज़ से करते हैं, उसकी कैलकुलेशन हम इस चीज़ से करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो है तमाम जितनी भी कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी, ठीक है, और इन तमाम कॉस्ट को हम एक जगह पे जो है वो एकमुलेट करते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर, जिससे हमें जो है उस प्रोडक्ट की एक एक्चुअल वैल्यू का हमें अंदाज़ा हो जाता है और फिर हम उसके बाद हम अपनी एक प्राइस जो है वो उसकी सेट करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी थोड़ा सा इसके जो पार्ट्स हैं उनको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आज फिर मैं उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आपके सामने जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ क्या चीज़ थी कि हम जो है वो देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल ओपनिंग जो है इन्वेंट्री, उसको हम जब ऐड करते हैं उसके अंदर ऐड परचेजेस जो है, परचेजेस को जब हम उसके अंदर ऐड करते हैं और लेस हम उसमें से जब रिटर्न उसकी जो परचेजेस रिटर्न को जब हम लेस करते हैं तो फिर हमारे पास जो चीज़ निकलती है वो निकलती है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कौन सा होता है कि ऐसा मटेरियल के जो आपके पास अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दौराने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जौन सा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल जो इस्तेमाल में आता है, ठीक है, वो वाली इन्वेंट्री हमारे पास, उसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और फिर जब साल का हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उसमें से हम जो है लेस मटेरियल इन्वेंट्री जो क्लोजिंग होती है वो हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो फिर हमारे पास जो चीज़ निकलती है वो निकलती है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इससे ये हमें पता चलता है कि दौराने साल जो है पूरे साल का भी हो सकता है, ये किसी एक माह का भी हो सकता है, या किसी एक जॉब का भी हो सकता है। ठीक है, तो उस जॉब के ऊपर रहते हुए हमने टोटल कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है वो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्राइम कॉस्ट क्या चीज़ थी। प्राइम कॉस्ट को हमने डिस्कस किया था कि ये डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट लेबर जो होती है, जब हम उन दोनों को जमा करते हैं, उन दोनों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, तो वो जो चीज़ हमारे पास निकलती है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद जो अगली जो चीज़ थी वो है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या चीज़ थी कि कन्वर्ट कॉस्ट, किसी भी आइटम को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि एक रॉ मटेरियल से उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जौन सी कॉस्ट हमारी इस्तेमाल में आती है हम उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब इसके अंदर जो कन्वर्जन कॉस्ट है, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है डायरेक्ट लेबर, फिर उसके बाद है FOH। अब दोनों आइटम्स को जब हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो वो चीज़ हमारी कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट जो चीज़ हमने डिस्कस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी थी कि जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसके अंदर जो है प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट कौन सी, ये जो ऊपर हमने डिस्कस की यहाँ पर, ठीक है,
प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है, ये दो आइटम को मिलाकर जो चीज़ बनती है वो है प्राइम कॉस्ट। और उसके अंदर जब हमने FH को जमा कर दिया तो वो जो चीज़ हमारी कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। अब इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। अब हमने मटेरियल की जो कंज्यूम है वो भी निकाल लिया, प्राइम कॉस्ट भी निकाल ली, कन्वर्जन कॉस्ट भी हमने निकाल ली, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हमारी आ गई। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि ये क्या चीज़ है कि इसमें हम ये देखते हैं कि एक वर्किंग प्रोसेस के आइटम्स जो हमारे हैं, जो वर्क इन प्रोसेस में जो चीज़ें पड़ी हैं या पिछली जो साल की जो चीज़ें थी उनको यूज़ करते हुए हमने कितनी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लिया है, जिसके अंदर ये देखिए आपके सामने जो है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आएगा और फिर उसके बाद क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आएगा। ठीक है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कौन था जो इस साल बच गया, ओपनिंग कौन था जो पिछले साल बचा था और उसको हमने इस पीरियड के अंदर इस्तेमाल किया। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें थी हमने जिसको डिस्कस किया वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो हम टोटल जो फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। अब उसके अंदर एक ख़ास पोर्शन होता है जिसकी वजह से हम उसको वो तमाम ये चूँकि सारी चीज़ें एक जगह पे आके कंक्लूड हो जाती हैं तो हमने ये जो आखिरी पोर्शन है इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, चूँकि इसके अंदर हम वो सारी कंक्लूड होती है तो हमने इसी स्टेटमेंट के नाम के ऊपर हम इसकी मुकम्मल स्टेटमेंट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का नाम देते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो यहाँ पे निकली इसको आपने इसके अंदर ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जो पिछले साल जो बच गई थी और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स जो इस साल बच गई हैं उनको जब आप प्लस और माइनस करेंगे तो फिर आपके पास जो चीज़ निकलती है वो थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है। अब हम आगे ज़रा थोड़ा बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 2,30,000 रुपये। ठीक है। इसके अंदर हमने ऐड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कर दी। ठीक है। 30,000 रुपये की, तो ये टोटल कितना बन गया 2,60,000 रुपये, यानी कि ये बनता है। और ये क्या चीज़ है द गुड्स विच आर इन प्रोसेस इन लास्ट ईयर। ये उसने यहाँ पर जो है आपकी थोड़ा सा जो कहने की रहनुमाई की जा रही है कि पिछले साल जो चीज़ें जो क्लोजिंग में जो बच जाती हैं उनको हम जो है ओपनिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर में बन जाती है। ये मैंने अभी अभी रिसेंटली अभी आपसे डिस्कस किया। ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को ऐड किया टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर तो फिर हमारे पास जो चीज़ बनती है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ये चीज़ कहलाती है। ठीक है। अब इसके अंदर से हमने लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस कर दिया तो फिर जो चीज़ हमारे पास आती है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये 2,10,000 रुपये हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आया। ठीक है। अभी इसी तरीके से अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल ले लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तो इसमें भी वही चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो 2,10,000 रुपये अभी हमने निकाला उसके अंदर जो है आपने ऐड कर दिया ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो है इसकी क्या नाम है इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड जो है ये हमारे पास निकल आया। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर से हमने क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को जब माइनस किया तो हमारे पास जो चीज़ निकल आई वो निकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास निकल आई। ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा सा अपनी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ थी इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताती है। यानी कि ये आपकी फर्म के प्रॉफिट की जो है वो इसके अंदर आप परफॉर्मेंस की आप एवेल्युएशन करते हैं। आप ये देखते हैं
कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने दौराने साल जो है प्रॉफिट कमाया है या कि लॉस कमाया है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट भी इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस के अंदर हम इसको इनकम स्टेटमेंट बोल देते हैं, सर्विसेज कंसर्न बिजनेस के अंदर भी इनकम स्टेटमेंट बोल दिया जाता है। लेकिन जो ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस होता है उसके अंदर हम इसको नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई बाइंडनेस नहीं है, वहां पर भी इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म में भी इस चीज को डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है सेल्स। सेल्स जो है क्या चीज़ थी, जो भी कंपनी जो एक प्रॉफिट या जो एक रेवेन्यू जिससे जनरेट करती है उसको हम सेल्स एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, अब हमने जब इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उसके अंदर से हमने ये देखना है कि हमने चीज़ें पहले बनाई कितनी थी, उनकी हमने कॉस्टिंग निकाली। और कहाँ से निकाली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हमने उसके लिए बनाई, और उससे हमें पता ये चला कि हमने जो चीज़ें बनाई हैं उनकी वैल्यू जो है वो है 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख की हमने चीज़ें बनाई थी और उनको बेचा कितने में, 6 लाख में हमने बेचा। तो इस तरीके से हमारे पास जो चीज़ जो निकली यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया कि हमने 3 लाख की चीज़ों को 6 लाख में जब बेचा तो हमारे पास जो है वो 3 लाख जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो आपका ऐसा प्रॉफिट निकलता है जिसमें से भी आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या हैं, फिर इसी तरीके से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्सेशन सिस्टम का होते हैं, और भी बेशुमार किस्म की हमें अभी एडजस्टमेंट्स करनी होती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नो वो निकलता है जिनके अंदर से हम ये सारी चीज़ों को जब हम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो चीज़ निकलती है वो होती है हमारे नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो है अब ये देखें हमारे पास 3 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर क्रॉस प्रॉफिट निकला है। अब हमने इसके अंदर से नेट अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी थे हमारे फाइनेंशियल ईयर के उनको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले है यहाँ पर सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, तो इन सब को हमने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, जब माइनस किया तो ये फिर हमारे पास जो है जो चीज़ निकली वो हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी हमने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो हमने इसमें से माइनस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसके अंदर से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे जिसमें से इंटरेस्ट जो होता है वो भी हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो है टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें होते हैं, तो वो जो चीज़ हमारे पास निकल आती है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकलेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर से हमने टैक्सेस को माइनस कर दिया तो फिर हमारे पास जो चीज़ निकलेगी वो निकलेगी नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किनको मिलाकर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारे मुकम्मल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से हम वो देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर व्हाट थिंग्स कैन कम अंडर दिस हेड, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। नंबर 1 इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद जो है इनडायरेक्ट लेबर आ जाती है। ठीक है, ऐसी लेबर जिसने इसके ऊपर डायरेक्टली काम नहीं किया। ठीक है, चीज आइटम को बनाने के लिए जिसने डायरेक्टली काम नहीं किया वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। फिर उसके बाद जो है अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, कॉस्ट आ जाती हैं अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सारी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो उसके बाद वो जो चीज़ हमारी कहलाती है वो आ जाती है फैक्ट्री ओवरहेड
यानी कि फैक्ट्री के अंदर जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका हम नाम देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल ओवरहेड भी कह दिया जाता है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर ज़रा हम थोड़ा सा इनकी जो है थोड़ा सा डिटेल के ऊपर जाते हैं। जैसे ये कौन कौन से चीज़ें हैं जी? फैक्ट्री सप्लाईज है, लुब्रिकेंट्स हैं, फ्यूल्स है। ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, सुपरविजन है। ठीक है ना। जो पहले जो दो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए, फैक्ट्री सप्लाईज, लुब्रिकेंट, फ्यूल वगैरह, ये हैं आपके इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सुपरविजन आ जाती है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फिर उसके बाद सुपरिटेंडेंट की सैलरी, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन टीम की सैलरी, फिर उसके बाद सैलरीज और फैक्ट्री क्लर्क्स, डिफेक्टिव वर्क सैलरी, एक्सपेरिमेंटल वर्क, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, रेंट, इंश्योरेंस फाइल। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है। और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैक्ट्री मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद पावर फैक्ट्री, हीट एंड लाइट ऑफ फैक्ट्री, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर पेरोल, फैक्ट्री टैक्सेस, मैसेलियंस फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल जो टूल्स होते हैं उनको भी हम जो है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है कि एफओएच रेट। ठीक है। एफओएच रेट क्या चीज़ होती है? और इसको हम अप्लाइड रेट भी बोल देते हैं, इसको हम अब्जॉर्ब्ड रेट भी बोल देते हैं। या आगे जाकर ये स्टूडेंट्स ये चीज़ें बार बार आएंगी तो वो उनको हम जरा थोड़ा सा यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड से मुतल्लिका चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली जो होता है, हम नॉर्मली एक चीज़ छोटी सी आप ध्यान में रखें कि जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं, जब तक वो एक्चुअली सारा साल हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हो जाता उस वक्त तक हमें उनके बारे में मुकम्मल पता नहीं चलता कि हमने कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर लिए हैं। ठीक है। तो अब हमने चूँकि दरमियान में हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो उन कैलकुलेशंस को, उन जो हमारी वो जो आइटम्स की या किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए एक हम अंदाजे के मुताबिक एक हम रेट जो है फैक्ट्री ओवरहेड का हम फिक्स कर लेते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, उसको हम नाम देते हैं फैक्ट्री रेट या अप्लाइड रेट, या इसको अब्जॉर्ब रेट भी बोल दिया जाता है। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट जो होता है ये किस तरीके से निकलता है? इसका ये एक छोटा सा एक चीज़ है, इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा बेस करता होता है। ठीक है। जिसमें जो है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, इन रुपीज डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन रेट ले लिया जाता है, या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या डायरेक्ट आवर्स, या मशीन आवर्स। ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास फैक्ट्री अप्लाइड रेट निकलता है। इस चीज़ के बारे में डिटेल से आपको आगे जाके समझ में आएगी इंशाल्लाह, जब हम इन चीज़ों की साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। एनी वेस्ट can be used, it's depend on the organization nature or use of factory cost। ठीक है। now look, rate is based on the budget based, not on actual based। ठीक है। ये आप थोड़ी सी इसकी डिटेल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको सिंपली ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि अप्लाइड क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जिसको हम एक अंदाजे के मुताबिक लगाते हैं, और एक्चुअल क्या होता है कि जो आपकी प्रोडक्शन के अंदर कैलकुलेशन करते वक्त जो है, कैलकुलेशन जब मुकम्मल हो जाती है, हमारे तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के कंपोनेंट्स को हम जब इकट्ठा कर लेते हैं उसके अंदर,
और उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे सामने आ जाते हैं, तो फिर हमारे सामने आते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ठीक है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो होता है उसकी हम यहाँ से FOH अप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर भी ले लेते हैं, एक्चुअल लेबर आवर्स के ऊपर भी ले लिया जाता है और उसको मशीन आवर्स के ऊपर भी ले लिया जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम एक और चीज़ इसके साथ में मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अंडर ओवर अप्लाइड वेरिएंस। अब ये क्या चीज़ होती है, अंडर और ओवर क्या चीज़ है, पहले तो इस चीज़ को अब ज़रा हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने फ़र्ज़ किया एक जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला तो उसके अंदर आपने एक अप्लाइड FOH को इस्तेमाल किया। ठीक है, एक अंदाजे के मुताबिक आपने FOH इस्तेमाल कर लिए और आपने कैलकुलेशन निकाली, सपोज 1 लाख रुपया। आपने 1 लाख रुपए का अंदाज़ा मुकर्रर कर लिया कि हमारा जो FOH है वो 1 लाख उनके ऊपर खर्चा आया है। अब आपने जब साल के एंड पे आपके पास एक्चुअल FOH निकलेंगे, ठीक है, तो आपने देखना है कि वो जो एक्चुअल निकले हैं वो कितने निकले हैं। अब अगर तो वो 1 लाख से फर्ज करें 90,000 रुपये वो निकले हैं, तो आपने समझ लें ओवर अप्लाइड कर लिया, यानी कि 10,000 आपने खर्चे अंदाज़ा एक आपका ज़्यादा लगाया आपने। ठीक है, और अगर आपने जो अप्लाई किया था, अंदाज़ा आपने जो लगाया था वो 1 लाख का था। ठीक है, लेकिन जो आपने एक्चुअल आपके जो खर्चे निकले वो 1,10,000 के निकले, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अंडर अप्लाई किया, यानी कि कम आपका अंदाज़ा था, जबकि एक्चुअल खर्चे उससे ज़्यादा निकले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड में क्या चीज़ है, कहता है एक्चुअल FOH इज मोर देन अप्लाइड FOH। ठीक है, कि जब हम जो एक्चुअल खर्चे होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं अप्लाइड की निस्बत, तो उसको हम बोलते हैं अंडर अप्लाइड। और अंडर अप्लाइड FOH इज कॉल्ड अनफेवरेबल वेरिएंस। ये फेवर में नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो एक अंदाज़ा लगाया था वो आप उस अंदाजे से क्रॉस कर गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी देता हूँ। फर्ज करें आपने घर का बजट रखा कि हमने इस महीने हमने 1 लाख के अंदर अंदर रहते हुए खर्चा करना है, लेकिन आपने खर्चा उससे ज़्यादा कर लिया, तो इसका मतलब है आपका बजट जो है वो कम पड़ गया और आपकी फैमिली पे बर्डन आ गया। ठीक है, तो वो जो चीज़ थी वो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, आपके लिए सूटेबल नहीं थी। आपको चाहिए था कि आपने जो एक अंदाज़ा लगाया था उस अंदाजे के अंदर रहते रहते आप काम करते अपना। ठीक है, इसकी एक दूसरी मिसाल भी ली जा सकती है कि आपने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की, आपने बिल्डिंग का तखमीना लगाया कि हमने इसको जो है वो 1 लाख के अंदर बनाना है, लेकिन आपने बिल्डिंग को 2 लाख के ऊपर वो चला गया आपका तखमीना। अब आपका मुकम्मल ढांचा भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो भी आपका समझ लें आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन बन गई। ओवर अप्लाइड क्या वो चीज़ होती है जिसके अंदर एक्चुअल FOH इज लेस देन अप्लाइड FOH। ठीक है, कि एक्चुअल जो होते हैं वो लेस देन होते हैं अप्लाइड की निस्बत। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, फेवरेबल कहलाएगा कि चूंकि आपने एक अंदाज़ा जितना लगाया हुआ था आपने उससे भी कम अंदाजे के ऊपर, उससे भी कम लिमिट के अंदर रहते हुए आपने अपने काम को, अपनी जॉब को मुकम्मल कर लिया, तो वो जो चीज़ आपकी कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी फेवरेबल वेरिएंस शुमार होगा। ठीक है, ये नीचे इसकी रीजंस कुछ नोट की गई हैं, इनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन अप्लाइड FOH कॉस्ट। अब हम इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं उनको हम जो उनकी बेस वो किस चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर जब हम डायरेक्ट लेबर ऐड कर देते हैं और प्राइम कॉस्ट वो हमारे पास आ जाती है, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड हमने उसके ऊपर लगाया। सपोज
ये हमने लगाया जी 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अभी मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर जो है आपसे डिस्कस किया था कि उसकी जो है, ये मैं आप दोबारा पीछे जाता हूँ थोड़ा सा आपको, ये इस जगह पर कि एक्चुअल लेबर आवर जो होते हैं उसको हम बेस बनाते हुए उससे उसका रेट जो है वो उससे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है कि यहाँ पर आपने अप्लाइड एफओएच कौन से ले लिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो थी उसका आपने 150% कैलकुलेट कर लिया कि जी आपके इतने खर्चे होंगे, तो वो जो चीज़ आपकी निकली वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड निकल आया। ठीक है, सपोज जैसे 90,000 का मटेरियल कंज्यूम किया, डायरेक्ट लेबर जो थी वो 60,000 थी, और फिर उसके बाद जो है आपने, ये आपके पास प्राइम कॉस्ट निकल आई। ठीक है, अब आपने 60,000 का जब 150% लिया तो वो आपके पास 90,000 एफओएच निकल आया। अब ये जो 2,40,000 आपके पास निकला, ठीक है, ये आपका जो है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो आपकी निकल आई। ठीक है, अब हम इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर फिर हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को ऐड किया और लेस किया वर्किंग प्रोसेस को, तो ये चीज़ हमारे पास निकल आई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये जो है, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री कर दी और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की कर दी, तो हमारे पास जो कॉस्ट निकली वो है 3,10,000 जो है। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एक चीज़ वही जो अभी हमने पीछे डिस्कस की कि आपने एक अंदाज़ा लगाया था 150% लेबर कॉस्ट जब आपने किया तो वो आपने अंदाज़ा लगाया था 90,000 के एफओएच आपने जो अप्लाई किए थे वो थे 90,000 रुपये। ये पिछली स्लाइड के ऊपर हमने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है 90,000 रुपये 150% ऑफ लेबर कॉस्ट का हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन आपने आपके जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड निकले वो थे 80,000 रुपये, यानी कि आपने इसके अंदर अपनी लिमिट के रहते हुए आपने अपनी जॉब को मुकम्मल किया। तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए ओवर अप्लाइड एफओएच कहलाती है, जो कि फेवरेबल आपके लिए होती है। ठीक है, फेवरेबल है आपके लिए। अब ये जो चीज़ जब हम इसमें से लेस अपना जो है ओवर अप्लाइड जो होते हैं उनको हम फिर क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल निकलती है। अच्छा, ये जो एट नॉर्मल है ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें। अगर तो हमने यहाँ पर इस स्टेज पर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये चीज़ स्टेटमेंट पूरी बनाएंगे तो वो जो चीज़ कहलाएगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपल कहलाएगी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल कहलाती है। लेकिन अगर हम उसके अंदर यहाँ पर जो है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जो चीज़ हमारे पास कहलाती है, यहाँ पर एंड के ऊपर सीजीएस जो हमारी निकलती है वो एट नॉर्मल कहलाती है। फिर हम इसके अंदर से अप्लाई जो हमारे जो लेस ओवर अप्लाइड हमने जो किए हुए थे, यानी कि खर्चा जो हमने यहाँ पे 90,000 रुपये का ज़्यादा लगाया हुआ है जबकि हमारा एक्चुअल खर्चा है 10,000 रुपये का, तो हमने जो खर्चे इसके अंदर ज़्यादा शामिल किए हुए हैं वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल जो चीज़ निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल जो चीज़ निकलेगी वो है 3 लाख। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच। अब ये जो चीज़ है इसको आपने बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारा अंडर या ओवर अप्लाइड होता है उसको हम 3 जगहों पे एडजस्ट करते हैं, 3 तरीकों से एडजस्ट करते हैं। उसको हम इंटायर प्रोडक्शन के अंदर भी एडजस्ट करते हैं, उसको हम सीजीएस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर भी एडजस्ट करते हैं, और उसको हम नेट प्रॉफिट में भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तीनों में ज़रूरी नहीं होता
यानी कि तीनों के अंदर किसी एक इन तीनों में से किसी एक जगह पे होगा, तीनों में इक्वली वहां पर नहीं होगा, सब में यकसा नहीं होगा। ठीक है, अगर तो इंटायर प्रोडक्शन हो तो फिर हम कैसे करते हैं, पहले तो हम जरा इस चीज़ को देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम कैसे करते हैं। पहले इस चीज़ को जरा हम देखते हैं। सपोज आपके पास सेल्स ये आ गई, इसके अंदर से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल को डिस्कस माइनस कर दिया, और नॉर्मल को माइनस करने के बाद जो है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। फिर यह आपने सारी कैलकुलेशन जब आपने कर ली, और नीचे जब आपके पास नेट प्रॉफिट निकल आया, जब नेट प्रॉफिट निकला तो यहाँ पर ये देखें आपने लाकर वो जो आपके ओवर अप्लाई किया हुआ है उसको आपने यहाँ से माइनस कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया। ठीक है ना, अगर ये ओवर अप्लाइड हो तो ऐड करेंगे, अगर ये अंडर अप्लाई हो तो लेस करेंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है कि जी इसको ओवर अप्लाइड को हमने ऐड क्यों कर रहे हैं। ऐड इस वजह से कर रहे हैं कि आपने जब पीछे जो कॉस्ट सीटीएस जो निकाली है, इसके अंदर जो है आपने अपना जो खर्चा था उसको आपने ज़्यादा इसके अंदर शामिल किया हुआ था। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें से माइनस किया था, तो आपकी जो इनकम थी, नेट प्रॉफिट जो निकल रहा था वो आपका कम निकला। तो ये आपने 90,000 को इस्तेमाल किया था एफ को, जबकि एक्चुअल जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड थे वो थे 80,000। तो यहाँ पर आपने 10,000 से आपका नेट प्रॉफिट कम आ रहा था, तो आपने इस वजह से इसके अंदर जो आपका नेट प्रॉफिट 10,000 से कम निकला था वो आपने 10,000 इसके अंदर शामिल कर दिया। तो यहाँ पर जो चीज़ आपके पास निकलेगी नेट प्रॉफिट एट एक्चुअल निकल आएगा। ठीक है, फिर उसकी अगर हमने इसी की एडजस्टमेंट अगर हमने इंटायर प्रोडक्शन में करनी हो तो फिर हम कैसे करेंगे कि हमने सपोज हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री निकल आई 50,000, फिनिश्ड गुड्स 10,000, सीडीएस 3,10,000, और टोटल हमारे पास 3,70,000 आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको इसके अंदर से आपने इसको पोर्शन वाइज जो है इसका प्रोपोर्शनेट जो है ना वो निकालना है कि एक इसका प्रोपोर्शन कितना बनता है। ठीक है, सपोज आपका जो 10,000 है उसको हमने इसके अंदर से कैलकुलेट करना है। 10,000 जो हमारे ओवर अप्लाई हमारे पास आया है FOH। ठीक है, इसको हमने ये जो 10,000 है, ठीक है, इसको हमने इसके अंदर से प्रोपोर्शन वाइज हमने इंटायर प्रोडक्शन पे डिवाइड कर देना। ठीक है, मसलन 50,000 को और 10,000 को और इसके अलावा 3,10,000 को। ठीक है, इनका सबका जो टोटल हमारे पास निकला था वो 3,70,000 निकला था। अब इसका हमने प्रोपोर्शन जैसे 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 3,70,000 मल्टीप्लाइड बाय इसको 10,000 करेंगे तो 1,351 यहाँ पे बनेगा। इसी तरीके से 10,000 डिवाइडेड बाय 3,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ठीक है, तो ये हमारे पास 270, और इसी तरीके से 8,378 हमारे पास निकल आता है। ठीक है, ये चीज़ जो है इसको हमने वो जो हमने इंटायर प्रोडक्शन के हवाले से हमने उसका जो 10,000 रुपये का प्रोपोर्शन कर लिया, उसको डिवाइड कर दिया कि तीनों में इंटायर प्रोडक्शन में कितना कितना हिस्सा कितना कितना शेयर उनका आता है, वो हमने इनका सबका प्रोपोर्शन निकाल दिया। अब उतने प्रोपोर्शन को हमने उनके अंदर से उनकी जो हमारे पास जो कॉस्ट एक निकली हुई है उस कॉस्ट में से हमने उसमें से माइनस कर देना है। तो वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट में से 1,350 को माइनस कर दिया, वो चीज़ आ गई। फिर इसी तरीके से फिनिश्ड गुड्स, फिर इसी तरीके से सीरियस। तो टोटल हमारे पास जो एक्चुअल कंडीशन जो बन गई वो ये बन गई। ठीक है, इंटायर प्रोडक्शन की। स्टूडेंट्स, आज जो मैंने अभी आपके साथ में थोड़ा सा डिस्कस किया है, क्या चीज़ डिस्कस की कि हमने
इसके अंदर FOH को थोड़ा सा आज डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। हमने इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर इसी तरीके से हमने जो आपकी अंडर और ओवर अप्लाइड FOH वगैरह हैं, फिर इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया, ठीक है। और उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है, उनको हमने डिस्कस किया। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उनको हमने कोशिश की कि उनको अपने टॉपिक को कवर एक ब्रीफ वे के अंदर हम जो है वो डिस्कस करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं कैलकुलेशन से मुतल्लिका, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने मेरे साथ में रहना है, इन चीज़ को आपने कोशिश करनी है ध्यान से समझने की, इनके कंपोनेंट्स को समझने की, साथ साथ में जो आपको जो हैंड्स आउट दिए जा रहे हैं उनके अंदर आप इसके हवाले से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, उनको उसको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, ठीक है। मज़ीद किसी भी किस्म की कोई भी आपके जहन में कोई क्वेरी हो तो वो आप वीडियो के अंदर जो कमेंट सेशन है वहाँ पे आप मेरे से डिस्कस करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।